अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है। अब ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर क्या चीज़ है, इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको। अमूमन आपने देखा होगा किसी मुल्क के अंदर कोई भी गवर्नमेंट होती है, वो कोई भी रूल रेगुलेशन पॉलिसी लेके आती है, तो दूसरी साइड जो अपोजिशन पार्टी होती है वो उसको फॉलो नहीं करती, या फिर उस पर बहस मुबाहिसा करती, या फिर उसको एग्री नहीं कर रही होती। ठीक है, इसी तरह से ये जो प्रॉब्लम है ये अमूमन बच्चों में और अडल्ट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें होता है कि बहुत मजबूत ख्वाहिश और जज्बाती कैफियत का नाम भी होता है। और ये बच्चे अमूमन आम बच्चों की तरह नशोनुमा पाते हैं, लेकिन इनकी वजूहत कुछ ये भी बन जाती हैं, कुछ स्कूल्स की वजूहत भी होती हैं, कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स भी होते हैं, कुछ सोसाइटी कल्चर के भी इशूज़ होते हैं, तो इसकी वजह से ही प्रॉब्लम इनके अंदर डेवलप हो जाती है। अब इसमें क्या तरह की प्रॉब्लम्स होती है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं यानी कि ये ज़िद्दी और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा इनके अंदर होता है। ये अक्सर जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, ये गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और बात कहना नहीं मानते ज़रा भी। ठीक है, अब सेकंड जो इसमें इशूज़ आते हैं वो बहस व मुबाहिसा करना। अक्सर बड़ों से बहस कर रहे होते हैं, वो भी कोई बात कहते हैं तो उसमें बहस करेंगे, अपनी बात रखेंगे आगे। अमूमन आपने देखा होगा घर में पेरेंट्स के जो रूल होते हैं स्टडी के, खेलने के, टीवी के, मोबाइल यूज़ करने के, उसकी अगेंस्ट ये काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह स्कूल में बहुत डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, और जो है दूसरों को इल्ज़ाम लगाते हैं उनकी गलती, कोई भी गलती कर ले तो दूसरों को इल्ज़ाम ये लगा रहे होते हैं। इसमें थर्ड में आता है कि इसमें ये बड़े साबित कदम रहते हैं, कोई भी गलती प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें डटे रहेंगे जी हमने ही किया ही है। और दूसरा ये कि अपनी दलील करेंगे, तौहीन आमेज़ बहस करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं। और इसके रिस्क फैक्टर जानते हैं, रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? सबसे पहले देखिए, रिस्क फैक्टर में जेनेटिक इश्यूज़ भी आते हैं, फिजियोलॉजिकल इश्यूज़ जो होते हैं, इसमें न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ब्रेन फंक्शन जो डिस्टर्ब होती है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट उसको मैनेज करता है। और अदरवाइज इसमें पेरेंटिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट देखे जाते हैं। पेरेंटिंग इश्यूज़ में समझ लें कि बच्चों में बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करना, बच्चों को उनको नेगलेक्ट करना। ठीक है, उनको यानी कि शदीद किस्म का टॉर्चर करना। ठीक है, या डांटना, सख्ती करना बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो है ना, बहुत वीक डिसिप्लिन होते हैं बाज़ घरों के, को पूछने वाला नहीं है तो ये भी सबब बन जाता है। ठीक है, और जो है ना, अंडर किसी माँ बाप में से किसी की भी अगर अंडर विज़न ये रहते हैं तो उसमें उनकी निगरानी बड़ी कमज़ोर होती है, इसकी वजह से भी ये बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी स्कूल परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहती है, स्टडी पे, लाइफ पे फोकस नहीं हो पा रहा होता, और आगे क्या करना है उस पर नहीं होता, ये अपनी ही लाइफ में जीने लग जाते हैं। इस हवाले से अगर देखा जाता है तो इसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें साइकोथेरापी और बहुत सारे मेडिटेशंस और हिप्नोसिस इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन इनमें काफ़ी टाइम लगता है उसको मैनेज करते करते। इसमें पेरेंटिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें उनके पेरेंट्स को, उनके बहन भाइयों को, उन सिबलिंग्स को समझाना पड़ता है उस हवाले से कि इनके साथ किस तरह डील की जाए, इनको किस तरह से मैनेज किया जाए, इनको किस तरह से चेंज किया जाए इनके रवैयों में, इनकी जो भी एक्शंस होते हैं। ठीक है, इस हवाले से रेकी सेंटर कराची में आप रब्ता कर सकते हैं, जो कि तारिक रोड पे है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।